नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। कश्मीर में 370 की बहाली का प्रस्ताव लाने वाली कांग्रेस पर अब केरल में किन कट्टरपंथियों से समझौता करने का आरोप लगा है, ये बताएंगे और दिखाएंगे कि क्या राहुल प्रियंका ने वायनाड को फिर से जीतने के लिए जमातियों के साथ एक सीक्रेट डील कर ली है। देश का मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में आज आपको दिखाएंगे यूरोप की एक चौंकाने वाली तस्वीर, जिसके बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या 80 साल बाद यूरोप में यहूदियों के खिलाफ हिंसा का एक नया दौर शुरू हो चुका है। तो चुनावी मौसम में कांग्रेस खेमे से आजकल चौंकाने वाली खबरों की झड़ी लगी हुई है। पहले इस बात पर विवाद हुआ कि चुनावी रैलियों में राहुल गांधी संविधान की जिस किताब को दिखाते हैं, संविधान बचाओ का नारा लगाते हैं, उसके पन्ने असल में कोरे हैं, ब्लैंक हैं, उसमें कुछ छपा नहीं है। उससे एक दिन पहले कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 की फिर से बहाली के प्रस्ताव का धीरे से समर्थन कर दिया और आज कांग्रेस की झूठी धर्मनिरपेक्षता की कलई इंडी गठबंधन के सहयोगी पार्टियों ने ही खोल दी। प्रियंका गांधी वायनाड लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ रही हैं। वहां 13 नवंबर को मतदान है। प्रियंका संविधान और धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देकर वोट की अपील कर रही हैं। लेकिन इसी बीच केरल के सीएम पिनरई विजयन ने एक फेसबुक पोस्ट पर कांग्रेस पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अपने फेसबुक पोस्ट में विजयन ने लिखा कि वायनाड उपचुनाव में कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता का नकाब पूरी तरह उतर गया है। यहां जमाते इस्लामी के समर्थन से प्रियंका चुनाव लड़ रही हैं और विजयन ने अपने फेसबुक पोस्ट में यह भी कहा कि चुनाव में जमाते इस्लामी का समर्थन जिस तरीके से कांग्रेस ले रही है, उस पर उसे अपना रुख, अपना स्टैंड साफ क्लियर करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि क्या इस कट्टरपंथी संगठन की विचारधारा लोकतांत्रिक मूल्यों से मेल खाती है। यह सवाल विजयन ने अपने फेसबुक पोस्ट में उठाया। विजयन ने जमाते इस्लामी के एक कट्टरपंथी इतिहास की ओर इशारा करते हुए यह आरोप लगाया कि यह कट्टरपंथी संगठन भारत और उसके लोकतंत्र का सम्मान नहीं करता, बल्कि इस्लामिक राज की सोच रखता है। फिर क्यों कांग्रेस वायनाड चुनाव में उसका समर्थन ले रही? अब कांग्रेस को यह समझ में नहीं आ रहा कि वो विजयन के इस आरोप का जवाब क्या दे, क्योंकि पार्टी का सेकुलरिज्म वाला नैरेटिव सीधे सीधे निशाने पर है। अब तक जो आरोप बीजेपी लगा रही थी, अब वही आरोप खुद इंडी गठबंधन की पार्टियां लगा रही है। ऐसे में कांग्रेस के नेता विजयन के आरोप का सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहे। जरा एक बार सुनिए कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी क्या सफाई दे रहे हैं इस पर। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ने चंद वोटों के कारण अपनी पार्टी की विचारधारा, अपना एजेंडा और अपना झंडा तिरंगा मुस्लिम लीग और जमाती इस्लामी के कार्यालय में गिरवी रख दिया है, सरेंडर कर दिया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। तो कट्टरपंथी ताकतों से सियासी साठगांठ के सवाल पर कांग्रेस की बौखलाहट अब साफ साफ दिखने लगी है। प्रमोद तिवारी ने क्या कहा यह भी आपको दिखाएंगे। जमाते इस्लामी का समर्थन लेने की क्यों जरूरत पड़ गई, प्रमोद तिवारी इसका जवाब नहीं दे रहे, बल्कि वो उल्टे सीएम विजयन को ही नसीहत दे रहे हैं कि जब वहां कांग्रेस का उम्मीदवार पहले से घोषित हो चुका है, तो ऐसे में अपना उम्मीदवार उतारकर क्या वो बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। ये सवाल वो विजयन से पूछ रहे हैं। लेकिन जमाते इस्लामी से चुनावी साठगांठ क्यों, ये वो सवाल है जिसका जवाब वो नहीं दे रहे, बल्कि जिससे वो मुंह चुरा रहे हैं। लेकिन देश को इसका जवाब मिलना ही चाहिए, और इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि जमाते इस्लामी संगठन की बुनियाद ही लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। इस्लामिक कट्टरपंथ उसकी जड़ों में है और सिंगल लाइन की विचारधारा यह है कि पूरी दुनिया में जैसे भी हो खिलाफत कायम। और खिलाफत यानी खलीफा का राज, कट्टरपंथी इस्लाम का राज। जैसे भी हो इस्लाम के झंडे तले पूरी दुनिया को लाया जाए, जिसमें इस्लाम के अलावा किसी और धर्म या मजहब की जगह नहीं। जमाते इस्लामी का पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने खोलेंगे।
खतरनाक सोच वाले इस कट्टरपंथी संगठन ने भारत में और भारत से बाहर क्या क्या खतरनाक बुल खिलाए हैं वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल कांग्रेस कि वायनाड जीतने के चक्कर में उसने सेकुलरिज्म और जमाते इस्लामी की जिहादी विचारधारा को कैसे एक मान लिया। चुनावी रैलियों में राहुल संविधान बचाने का जो नारा देते हैं, क्या उसका असली रूप यही है? और बीजेपी भी यही सवाल पूछ रही है और कह रही है कि कांग्रेस तो कट्टरपंथी ताकतों के सामने सरेंडर मोड में है। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ने चंद वोटों के कारण अपनी पार्टी की विचारधारा, अपना एजेंडा और अपना झंडा तिरंगा मुस्लिम लीग और जमाती इस्लामी के कार्यालय में गिरवी रख दिया है, सरेंडर कर दिया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। तो पिछले कई चुनावों से भारत की जनता को कांग्रेस की असली धर्मनिरपेक्षता समझ में आ रही है, जिसमें मुस्लिम वोट बैंक के लिए प्यार है तो वहीं हिंदुओं के लिए तिरस्कार है। इसलिए कांग्रेस के विरोधी उसे नया मुस्लिम लीग बता रहे हैं। केरल में जमाते इस्लामी के पॉलिटिकल विंग वेलफेयर पार्टी के साथ हाथ मिलाकर कांग्रेस ने अपनी इस छवि को और मजबूत कर दिया। धर्मनिरपेक्षता से जमाते इस्लामी का जो नाता कांग्रेस ने जोड़ा है, आपको उसकी हकीकत भी जाननी चाहिए। ये जानना चाहिए कि ये जो जमाते इस्लामी है उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका इतिहास क्या है। कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी की जड़ें वैसे तो पाकिस्तान में है और इसकी बुनियाद इस्लामिक प्रचारक मौलाना अबुल आला मौदूदी ने इसकी नींव रखी थी। मौलाना मौदूदी जिहादी आइडियोलॉजी को बढ़ावा देने वाले मौलाना थे और दुनिया से गैर मुस्लिम खत्म कर दिए जाएं, वो इस बात के समर्थक थे। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद मौदूदी पाकिस्तान चले गए और वहीं जाकर उन्होंने जमात की स्थापना की। मौदूदी पाकिस्तान में रहे लेकिन जमात की जड़ें वहां से निकलकर और इस सब कॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में कई देशों में फैली, हिंदुस्तान में भी आई और बांग्लादेश में भी गई, जहां वो हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ जहर उगलते रहे, उन्हें निशाना बनाते रहे। इस्लाम कांग्रेस क्या जमाते इस्लामी की इस हकीकत से वाकिफ नहीं है? मौलाना मौदूदी की विचारधारा की छाया जम्मू कश्मीर में जब पड़ी तो वहां आतंकवाद उठ खड़ा हुआ। तिहाड़ में बंद आतंकी यासीन मलिक का आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट हो या इंडियन मुजाहिदीन या सीमी हो या पीएफआई हो या कश्मीर को भारत से अलग करने का सपना देखने वाली हुर्रियत हो, ये सारे संगठन मौलाना मौदूदी की आइडियोलॉजी का समर्थन करते हैं और बल्कि उससे जुड़े हुए। कांग्रेस की सरकार के दौरान जमाते इस्लामी खूब फली फूली, उसे अपने हिसाब से काम करने की पूरी छूट मिली हुई थी। उसकी देश विरोधी गतिविधियों पर लगाम कसने का काम मोदी सरकार ने किया। एनआईए की जांच में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल जमात के तार जुड़ते गए, सबूत मिलते गए, जिसके बाद 2019 में जमात पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। मोदी सरकार ने इसी साल फरवरी में जमात पर लगे बैन को 5 साल के लिए बढ़ाया है और लेकिन जब उस पर प्रतिबंध लगे तो जमात ने उसकी काट भी ढूंढ ली और वो अलग अलग नामों से, अलग अलग चेहरों के जरिए वो समाज में अपना काम करता रहा। और उन्होंने इसकी काट के लिए जो एक तरीका ढूंढा वो ये था कि उन्होंने जमात का एक पॉलिटिकल विंग खड़ा कर दिया और केरल में उसका नाम वेलफेयर पार्टी। इस साल जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो चुनाव हुए वहां भी कई निर्दलीय उम्मीदवार जमात के समर्थन वाले थे। जम्मू कश्मीर की जनता ने उनकी अलगाववादी राजनीति को खारिज कर दिया। जमात के समर्थन वाले ज्यादातर उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। जम्मू कश्मीर की जनता ने तो समझदारी दिखा दी, लेकिन विडंबना देखिए कि कांग्रेस प्रियंका की जीत के लिए उस जमात से तार जोड़ने में जरा नहीं हिचक रही। और यह भी बहुत हैरान करने वाला मामला। इसीलिए केरल में बड़ा सियासी मुद्दा बना हुआ है। यह मामला एक और कांग्रेस के एंटी हिंदू नैरेटिव से जुड़ता है
और दूसरी ओर हिंदू वोटर इसे बटोगे तो कटोगे के नारे वाले नजरिए से देखते हैं। वो सोच रहे हैं कि सीएम योगी के इस नारे को देश के लिए खतरा बताने वाली कांग्रेस केरल में हिंदू विरोधी जमात का समर्थन कैसे ले सकती है। इसकी गूंज महाराष्ट्र चुनाव तक सुनाई दे रही है। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र के धुले और नासिक में रैली कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस की इस चुनावी रणनीति पर प्रहार किया और मतदाताओं से एकजुट रहने की अपील की। एक बार प्रधानमंत्री मोदी को सुनिए। जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है, एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। तो पीएम मोदी हो या सीएम योगी, महाराष्ट्र चुनाव में मतदाताओं को जाति के आधार पर बंटने से बचने की अपील क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे उनका तर्क भी समझिए। बीजेपी का सीधा सीधा आरोप है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन की पार्टियां एक ओर हिंदुओं को जाति के नाम पर बांटने की राजनीति कर रही है और दूसरी ओर मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने में लगी। केरल में जमात से गठजोड़ कांग्रेस की उसी कोशिश का नतीजा है। मुस्लिम तुष्टीकरण का कांग्रेस का मैसेज और मुस्लिम एकता या मुस्लिमों को एकजुट करने का जो उसका पूरा प्रयास है, वो कितना असर कर रहा है। आपको उसके लिए इसको समझना हो तो उसके लिए आपको महाराष्ट्र की एक तस्वीर देखनी चाहिए, जहां मुसलमानों को मजहब और इस्लाम का हवाला देकर बीजेपी को वोट नहीं करने की अपील की जा रही है। इसके लिए एनजीओ बनाकर बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। मराठी मुस्लिम संघ के नाम से एक ऐसा ही एनजीओ है, वो किस तरह से चुनावी पर्चे बांट रहा है और उस पर क्या लिखा हुआ है, एक बार वो भी देखिए जरा। इस पर्चे की पहली लाइन है कि ऐ ईमान वालों, जरा सोचो, क्या आप शरीयत में दखलंदाजी करने वालों को वोट दोगे? क्या आप बेगुनाह मुसलमानों का लिंचिंग करने वालों को वोट दोगे? क्या मुसलमानों से अलीगढ़ छीनने वालों को वोट दोगे? क्या मुसलमानों पर समान नागरिक संहिता थोपने वालों को वोट दोगे? इस पर्चे में उकसावे वाले ऐसे बहुत सारे सवाल जो कट्टरपंथी एक तरीके से मुसलमानों को उकसाने के लिए इस तरह की बातें उसमें लिख रहे हैं। और आखिर में लिख रहे हैं क्या? आखिर में उनसे अपील की जा रही है कि जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने वोट नहीं किया बीजेपी को, उसी तरीके से इस बार जो है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को वोट मत करना। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग में की है बाकायदा, और इसे देश में नफरत फैलाने वाली साजिश बताया है। ये जो वोट जिहाद कैंपेन मुस्लिमों में जो भावना फैला रहा है, उसके कारण दंगा फसाद हो सकता है। 1947 के पहले की मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग की भाषा हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। तो मुस्लिम मराठी संघ पूरे महाराष्ट्र में मौलानाओं और मुस्लिम धर्म गुरुओं को साथ मिलाकर अब तक 200 से ज्यादा मजहबी बैठकें कर चुका है, और इन बैठकों में कांग्रेस के नेता और महाविकास आघाड़ी के नेता बड़े बड़े पैमाने पर शरीक होते रहे। इसकी तमाम वीडियो वायरल हैं और बहुत सारी खबरें भी इसको लेकर पहले भी आप देख चुके होंगे। सवाल यही है कि मजहब की दुहाई देकर कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों को वोट देने का जो अभियान चल रहा है, क्या वो कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष राजनीति का नमूना है? कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी के साथ जो राजनीतिक गठबंधन बनाया जा रहा है, क्या वही कांग्रेस की सेकुलर पॉलिटिक्स की असली सच्चाई है, जिसमें हिंदू एकता तो सांप्रदायिक है लेकिन मुस्लिम एकता सेकुलर पॉलिटिक्स? तो यह है समोसा। समोसा हिंदुस्तान के किसी कोने में चले जाइए, मिल ही जाएगा। कहीं इसका साइज थोड़ा बड़ा होगा तो कहीं थोड़ा कम होगा, कहीं छोटा होगा, कहीं इसमें आलू के साथ मटर भरा होता है तो कहीं पनीर,
लेकिन मिल जाता है हर जगह। हो सकता है कि रेट भी अलग अलग हो। छोटी दुकानों पर खाएंगे तो थोड़ा सस्ता, और 5 स्टार होटल में खाएंगे तो महंगा। इसी समोसे के लिए हो सकता है कि आप में से कई लोग बचपन में अपने भाइयों से, बहनों से लड़ भी बैठे हों, लेकिन समोसे की ऐसी सारी लड़ाइयां मां बाप की अदालत में जाकर निबट जाती थी। ज्यादा जांच पड़ताल नहीं होती थी। लेकिन अगर समोसा सीएम का हो और वो गायब हो जाए तो क्या होगा? वही होगा जो आज हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। और क्या हो रहा है बताएंगे आप। तो हुआ यूं कि हिमाचल की सीआईडी का एक कार्यक्रम था और चीफ गेस्ट थे राज्य के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। जब राज्य के मुखिया आ रहे हों तो सीआईडी वालों ने इंतजाम भी बहुत हाई फाई किया था। पास के एक 5 स्टार होटल से सीएम सुक्खू के लिए स्पेशल समोसे मंगवाए गए। लेकिन हुआ यह कि सीएम तक के समोसे पहुंचे ही नहीं। नीचे वाले कर्मचारियों ने इस समोसे को निपटा दिया। समोसे की गुमशुदगी की खबर जब सीआईडी के अधिकारियों को लगी तो उन्होंने समोसा कांड की तह तक जाने का हुक्म दे दिया। उन्होंने फैसला किया कि यह बहुत गंभीर मसला है और इसकी बाकायदे जांच होनी ही चाहिए। सो बाकायदा जांच कमेटी बिठाई गई और बाकायदा रिपोर्ट तैयार किया गया और जिसमें सिलसिलेवार तरीके से बताया गया कि समोसे आईजी साहब ने मंगवाए, एसआई को लाने के लिए कहा गया। उन्होंने अपने से नीचे के कर्मचारियों को इसके लिए दौड़ाया। समोसे आए भी, लेकिन किसी एक विभाग से होते हुए या एक डेस्क से होते हुए दूसरे डेस्क में घूमते घूमते किसी और के पेट में चला गया। कहां समोसे का स्वाद सुक्खू साहब को लेना था और कहां कोई और चट कर गया। यह सारा मामला तब सामने आया जब समोसा कांड की जांच रिपोर्ट मीडिया में लीक हो गई। आपको दिखाते हैं कि सीआईडी की जो समोसा कांड की जो जांच रिपोर्ट है वो क्या कहती है। जरा एक बार उसको भी देखिए। इस समोसा कांड की जांच रिपोर्ट पर जरा गौर करिए, बहुत रोचक है। और इसमें बताया गया कि जो पूरी रिपोर्ट तैयार की गई उसमें बाकायदा जिस तरीके से किसी बड़ी घटना होने पर चीजें की जाती है उसी तरीके से चीजें की गई कि कई लोगों से सीआईडी ने इस मामले में बाकायदा पूछताछ की। उस दिन जो दफ्तर में लोग मौजूद थे, जो अधिकारी और कर्मचारी, पुलिसकर्मी, उनसे बाकायदा पूछताछ की गई। पुलिस अधिकारियों से कई सवाल जवाब किए गए। ये पूरा क्रोनोलॉजी तैयार की गई कि समोसा कब आया, किसने कहां रखा, फिर उसको कहां पहुंचाया गया, किसने क्या आदेश दिया। और उसके बाद इस जांच को देखिए कितनी गंभीरता से सीआईडी ने लिया कि इसको सरकार विरोधी कृत्य बताया गया। कहा गया कि भाई ये जो समोसा गायब हुआ है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये सरकार विरोधी है। और सीएम के लिए लाए गए समोसे जो उनके नाश्ते के लिए थे वो गायब कैसे हो सकते हैं। और इसकी जानकारी एसआई को थी और उसमें एक महिला एसआई का बाकायदा नाम, आखिर में जो जांच रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो पता लगता है कि एक महिला अधिकारी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। और इसमें लेकिन लापरवाही का मामला बनता है, इसलिए कई और पुलिसकर्मियों को भी इसमें लापरवाही के लिए दोषी माना गया एक तरीके से, और उनको बाकायदा नोटिस जारी किया गया है और उनसे 10 दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है। उनसे कहा गया कि भाई ये इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे कि सीएम का समोसा कोई और खा जाए। ये बर्दाश्त से बाहर की चीज। और इस तरीके से एक पूरी जांच रिपोर्ट, जिसकी की तस्वीरें भी लगी हुई है, यहां आप देख रहे होंगे, ये बाकायदा जांच रिपोर्ट है हमारे पास, जिसमें कि ये बताया गया कि कैसे एसआई ने जो समोसा है उसको कैसे कैंटीन भिजवा दिया, वहां भिजवाने की बजाय जहां से कि वो सीएम सुक्खू को सर्व किया जाना था, परोसा जाना था। तो ये हाल है हिमाचल का और ऐसे राज्य का कि मतलब जहां 50 तरह की और समस्याएं हैं, लेकिन वहां बात किस चीज की हो रही है? समोसा कांड। ऐसे में राज्य की जो मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी है,
उसको तो बैठे बिठाए एक समोसा वाला समोसा से जुड़े सियासत का मुद्दा मिल गया। देखिए कैसे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष के नेता जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कराने की बजाय सरकार समोसा ढूंढवाने में व्यस्त है। एक बार सुनिए उनको। ऊपर एक सीनियर अधिकारी से लेकर के नीचे तक जो है वो जांच के आदेश दे करके, चिट्ठी लिख करके कि सारी की जांच जो है इसकी रिपोर्ट दी जाए। जबकि हिमाचल प्रदेश में एक जगह नहीं, अलग अलग महकमे में बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, चाहे अधिकारी हैं चाहे नेता हैं, उस पर जांच नहीं हो रही है। सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ लोग मिलकर साजिश करते हैं। ऐसी कोई इंक्वायरी सरकार ने ना इनिशिएट की है, ना ही कोई हो रही है। ये एक इंटरनल मैटर सीआईडी विभाग का हो सकता है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले दिनों उनके पुलिस डिपार्टमेंट का फंक्शन था और स्पेसिफिकली सीआईडी वालों का था, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में गए थे। और आप सभी लोग जानते हैं कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी बाहर का खाने पीने का बहुत प्रेज है, उनका हेल्थ इश्यूज़ है। तो ये एक बहुत छोटा मामला, इंटरनल मामला उनका जो है डिपार्टमेंट का हो सकता है। जिस चिट्ठी का जिक्र आप लोग कर रहे हैं, इसका सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है और कोई इस प्रकार की इंक्वायरी नहीं हुई है। तो जो समोसा कांड की जो रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट है, वो बहुत गंभीर है। जैसा कांड वैसी रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट की जो भाषा है वो आपको एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। मैं चाहता हूं कि एक बार मैं आपके लिए पढ़ के दिखाता हूं कि उसमें क्या क्या लिखा गया है। उसमें लिखा गया है, देखिए जरा सा एक बार रोकिए, कि उपरोक्त जांच बयानात गवाहन, जरा सा इस आखिरी जो रिपोर्ट की आखिरी लाइन है, आखिरी पैरा है, उस पर जरा रोकिए रिपोर्ट को। अगले उस पर चलिए। हाँ, सबसे आखिर में आखिरी पेज पर आइए। हाँ, यहां जरा रोकिए। देखिए इसमें लिखा गया है कि उपरोक्त जांच बयानात गवाहन से यह पाया जा रहा है कि तथाकथित 3 बॉक्स जो होटल रेडिसन से लाए गए थे, उसमें मौजूद खाने की वस्तुएं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए है। इसकी जानकारी केवल एसआई दीवान चंद को थी, जिसने इसके बावजूद उपरोक्त 3 बॉक्सेस को सीएम साहब के आने के बाद इंस्पेक्टर पूजा द्वारा इसके पास भेजे जाने पर इसकी मौजूदगी में ये बॉक्स खोले गए व इसमें मौजूद सामान बांटा गया। इंस्पेक्टर पूजा द्वारा उपरोक्त 3 बॉक्सेस के बारे में किसी भी उच्च अधिकारी को पूछे बगैर इसे एमटी सेक्शन को सौंपा गया, और इसलिए एक तरीके से इंस्पेक्टर पूजा इसके लिए जिम्मेदार है। आप सोचिए कि कितने महत्वपूर्ण मसले जो हैं एक राज्य के सामने होते हैं, लेकिन बात और बहस किस चीज पे चल रही है, जांच किस चीज पे चल रही है, कि भाई किस अधिकारी ने मंगवाए, किसने किससे क्या कहा, और फिर वो समोसा कैसे गायब हो गया। क्योंकि मामला सीआईडी का था, समोसे उसी के अधिकारियों ने मंगवाए थे, विभाग के अधिकारियों ने मंगवाए थे। अब जांच भी सीआईडी ही करवा रही है। इसलिए कांग्रेस सरकार ऐसा प्रेजेंट करना चाहती है कि यह सीआईडी का इंटरनल मामला है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि सीआईडी अब समोसे खोजने के साथ साथ यह भी जांच कराने की बात कर रही है कि हमारी रिपोर्ट मीडिया के सामने कैसे आ गई, मीडिया में लीक कैसे हो गई। सीआईडी के डीजी का बयान भी एक बार जरा सुनिए। ये सफल आयोजन हो गया तो हम ऑफिसर्स बैठ के आपस में चाय पी रहे थे, तो ये चर्चा हुई कि भाई वो किसी ने कहा कि ये भी मंगाया गया था, वो गया कहाँ। तो हमने कहा पता करो क्या हुआ, बस इतनी सी बात है, पता करो क्या हुआ। और वो उसके बाद ना हमने किसी को नोटिस दिया है, ना हमने किसी को की एक्सप्लेनेशन कॉल करी है। देखिए ये लिखित में रिपोर्ट आ गई, जबकि हमने पता करने के लिए कहा था, और पता करना भी चाहिए चीज़ों का, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का मैं हेड हूँ। मगर अब ये कैसे लीक हुई, क्या हुआ, ये इंटरनल मैटर सीआईडी का, हम उसको देखेंगे। तो इस समोसा कांड के बारे में हमने हिमाचल के सीएम सुक्खू से भी पूछा कि आखिर क्या है समोसा का मामला। तो वो तो इसे बचकाना मामला कहकर टालते दिखे, लेकिन साहब ये इतना ही बचकाना होता तो 2-2 बार सीआईडी की जांच की बात नहीं होती। एक बार समोसे के खोने की
और दूसरी बार उसकी रिपोर्ट लीक होने की। बहरहाल हमारी सहयोगी उस 5 स्टार होटल में भी पहुंची जहां से समोसे मंगवाए गए थे, और हमारा मकसद ये समझना था कि आखिर देखा जाए कि आखिरकार सीएम के लिए बने समोसे में ऐसी क्या खास बात थी भाई कि किसी और ने खा लिया तो इतना बड़ा बखेड़ा हो गया। जरा देखिए उस रिपोर्ट को। हिमाचल का समोसा जो है काफी चर्चा में बना हुआ है, और चर्चा में हो भी क्यों ना, क्योंकि समोसा जो है ब्रेकफास्ट के लिए जाता है, सीएम के ब्रेकफास्ट के लिए समोसा यहां से भेज दिया जाता है, लेकिन वो समोसा गायब हो जाता है, और गायब होने पर उस पर इंक्वायरी बिठा दी जाती है सीआईडी की। तो आइए जानते हैं क्या खास है इस समोसे में। और आपको ये भी बता दें कि ये पर प्लेट एक प्लेट में 3 समोसे आते हैं, तो 420 के ये 3 समोसे पड़ते हैं। तो आइए जानते हैं क्या खास है। मेरे साथ शेफ है होटल रेडिसन के, तो आइए जानते हैं उनसे। आपका नाम? शेफ राजीव भारद्वाज। तो क्या खास है आपके समोसे में? मैम हमारे समोसे में जो बाकी समोसों से डिफरेंट है, जो इसकी स्टफिंग है, इसमें खोया है, पनीर है और नट्स हैं, जो इसको बाकी समोसों से थोड़ा अलग करते हैं। तो ये पर प्लेट में कितने समोसे सर्व करते हैं? वी यूज टू सर्व 3 पीसेज इन 1 प्लेट। मतलब 1 प्लेट ही लेनी पड़ेगी, सिंगल समोसा नहीं आप ले? सिंगल नहीं पर प्लेट। पर प्लेट। तो ये देखिए, अब समोसे का साइज आप देख लीजिए, बिल्कुल छोटा सा समोसा है। एंड ये 3 ऐसे समोसे होते हैं एक प्लेट में, और ये 3 समोसे आपको 420 में पड़ेंगे। और इसी समोसे के पीछे जो है इंक्वायरी हो जाती है, क्योंकि ये ब्रेकफास्ट यहाँ से केक और समोसे जो है ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं, और सीआईडी ऑफिस यहाँ से खरीदे जाते हैं, सीआईडी ऑफिस भेज दिए जाते हैं, और वहाँ पर जो समोसे हैं वो गलती से सिक्योरिटी स्टाफ को सर्व कर दिए जाते हैं। तो उसी पर जो है इंक्वायरी होती है, सीआईडी इंक्वायरी होती है। तो भाई हमने ज्यादातर आलू मटर के समोसे खाए होंगे, यहाँ सीएम साहब का समोसा था, खोया पनीर ड्राई फ्रूट्स का समोसा था, थोड़ा स्पेशल तो था ही। अब अगर वो गायब हो जाए ऐसे तो लोगों को बुरा तो लगेगा ही, जांच कराने वाली बात तो है ही। खैर, ये बहुत ज्यादा दिन की पुरानी बात नहीं है जब ये 420 रुपए के 3 समोसे खाने वाली हुकूमत फंड का रोना रो रही थी। पैसे नहीं थे, सैलरी नहीं दे पा रही थी सरकार, समोसे ढूंढवाने में सीआईडी लगा देने वाली सरकार, और उसके राज्य की हालत क्या है आप देख लेंगे तो हो सकता है कि आपको समोसा ना पचे। हिमाचल प्रदेश पर अभी 87,000 करोड़ रुपए में का करीब कर्ज है, और यह देश में जो 9 पहाड़ी राज्य है उनमें से किसी भी राज्य पर इस कर्ज की सबसे ज्यादा बड़ी रकम। साल 2022 में यह कर्ज 69,000 करोड़ था, लेकिन देख लीजिए कि कांग्रेस सरकार की रेवड़ियां बांटने या क्या मालूम 420 रुपए प्लेट वाले समोसे खाने का नतीजा है कि 31 मार्च 2025 तक जो कर्ज प्रोजेक्टेड है वो ये है कि 94,992 करोड़ रुपए हो जाएगा। आप सोचिए, करीब 1 लाख करोड़ के आसपास। यानी ये जो समोसे का लुत्फ उठाया जा रहा है ये सारा उधारी का पैसा है। आरबीआई की रिपोर्ट बताती है कि हिमाचल पर 5 साल में 30,000 करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ गया है। और अगर इस कर्ज को ऐसे देखें कि इस कर्ज को हिमाचल के हर व्यक्ति को चुकाना है या चुकाना पड़ जाए तो कितना देना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश का हर नागरिक 1,17,000 तब जाकर हिमाचल सरकार के कंधों से इतने बड़े कर्ज का बोझ उतरेगा। अब यह समझिए कि सरकार को कर्ज लेना क्यों पड़ रहा है। दरअसल सरकार का साल भर का बजट 58,444 करोड़ रुपए का है, जिसमें से सिर्फ सैलरी, पेंशन और पुराना कर्जा चुकाने में 42,000 करोड़ से ज्यादा चले जाते हैं। अब इनमें से जो 20,000 करोड़ रुपए तो साल भर के सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम का खर्चा है, जो कि कांग्रेस ने वादा किया था चुनाव में कि वो ओपीएस देगी, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेगी। सिर्फ उसका खर्चा 20,000 करोड़ का है। और नौबत यह है कि सुक्खू सरकार अपने 28,000 कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेच्युटी का 1,000 करोड़ रुपया अभी तक नहीं दे पाई। अब जो सरकार अपनी सीआईडी जैसी स्पेशल डिपार्टमेंट के लोगों को समोसे की जांच करवाने में जुटी हो, वो कितने लोगों को रोजगार दे पा रही है यह भी एक बार देख लेना चाहिए। पिछले 2 सालों में हिमाचल प्रदेश में 1,70,000 पदों पर बैकलॉग चल रहा है, यानी करीब 40% पदों पर कोई भर्ती नहीं हुई। सोचिए कि क्या हालात है। और इसी बीच समोसा एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है।
समोसा कांड की जांच हो रही है। हिमाचल की यह हालत देखकर सबसे जबरदस्त रिएक्शन तो पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आ रहा है। वो शहर जहां गली गली में समोसे का जायका मशहूर है, तो समोसे जलेबी के लिए मशहूर बनारस कैसे समोसा कांड पर मजे ले रहा है, जरा एक बार आप भी देखिए। अच्छा तो मुझे माननीय सीएम साहब की सोच पे हो रहा है। उनको सोचना चाहिए कि समोसा अगर खा भी लिया तो उन्हीं की सरकार है, उन्हीं का अधीनस्थ कर्मचारी खाया, तो इसमें कौन सा बहुत बड़ा अपराध हो गया। समोसा है भाई, स्वाभाविक सी बात है, खाने की चीजें खा लिया। आपके राज्य में मस्जिद को तोड़ा गया, उसमें लोग चढ़ आए, आपने उस पर तो जांच नहीं बैठाई। ये मोहब्बत की नकली दुकान कब तक? कर्मचारी को मन कौन दोष बा, सीआईडी जांच बैठा दिए। हाँ तो वो जो मंगौले बा जो खियोले बा ओकर जांच चाहिए ना। अगर एक समोसा खा लिया ठीक है, मान लीजिए अगर उसने प्रोटोकॉल तोड़ा होगा कि मुख्यमंत्री नहीं खाए, उसके पहले खा लिए, तो उसको आप दूसरे हिसाब से भी समझा सकते थे। और ये वही है जब राहुल गांधी का जलेबी वाला मामला उड़ा था, अभी लगता है कि एमपी में समोसे वाला भी मामला उड़ेगा, उड़ करके महाराष्ट्र जाएगा। तो बनारसियों की माने तो कांग्रेस जलेबी और समोसे में उलझी है और जनता का तेल निकल रहा है। खैर, सियासत की इस खबर